हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी की बेसिक चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं उसके आगे की चीज़ें, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा एक्टिविटी। फर्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको अपने को स्टार्ट करना है। तो आप समझते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी होती क्या है। तो मान लो बेटा, हमने एक सैंपल लिया, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट सैंपल लिया, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगर हमने एक सैंपल ले लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो एट t इक्वल टू जीरो, मान लो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बोल लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोल लो, कितने थे, सपोज n0 थे। तो वो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे करके डीके होता रहता है। आ रही बात समझ में? हर समय क्या होता है, धीरे धीरे करके डीके हो रहा होता है। तो किसी टाइम t पर, है ना, t इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब इनिशियली इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, n0 न्यूक्लियस थे। अब किसी समय पर ये बदल जाएगा, ये संख्या बदलेगी, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है बेटा, उसका ये डिके हो रहा है। क्योंकि ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है, कभी अल्फा कभी बीटा, है ना, इस तरीके से वो एमिट करते रहता है। उसकी वजह से जो आपका एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो जो जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और जो उसमें बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी संख्या धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी संख्या धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ओके, तो एक समय मान लो, है ना, स्टार्टिंग में ये सिचुएशन था, किसी समय t पर, एट t इक्वल्स टू t, मान लो इसमें संख्या कितनी रह गई, अब n। अब इस समय पर, करंट समय पर, यहां पर कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, अब n बचा है। ठीक है, n बचा है। तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी बेसिकली आपको ये बताता है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है वो किस रेट से डीके कर रहा है, उसका डिसइंटीग्रेट करना, डीके करना या डिसइंटीग्रेट करना, मतलब उसका टूटना। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली टूट रहा है, अल्फा के निकलने से, बीटा के निकलने से वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस टूट रहा है, हर एक एटम के जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, बारी बारी से टूट रहे हैं। सारी बात समझ में? ठीक है, तो वो टूटने की जो स्पीड है, किस रेट से वो टूट रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए सी, है ना। इसको हम लोग किससे शो कर सकते हैं, ए सी या ओनली ए से शो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ए से शो कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल्स टू, है ना, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, इसमें नंबर कितने बेटा, एन है अभी, है ना, तो उसका टूटने का दर माइनस डी एन बाई डी टी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सर, ये माइनस क्यों लगाया आपने। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये माइनस शो कर रहा है कि धीरे धीरे ये नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑब्वियसली ना, इसमें से जब ब्रेक होता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो चूंकि नंबर डीएन करोगे, नंबर घट रहा है, डीएन करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इस नेगेटिव को शो करने के लिए, मतलब वो घटने, डिक्रीजिंग नेचर को शो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव होता है। यानी डीएन की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर डीएन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव here represents, है ना, negative sign represent that
number of nucleus in the sample is decreasing with time, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी, रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना, क्या कहलाता है बेटा, एक्टिविटी कहलाता है। अब देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आपको और याद रखनी है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट, जैसे कि इट्स एसआई यूनिट इज, ठीक है, चूंकि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, तो उनके सम्मान में इसका जो यूनिट का नाम है वो बैक्वेरेल रखा गया। इट्स एसआई यूनिट इज 1 BQ। BQ मतलब बेटा बैक्वेरेल। 1 बैक्वेरेल बेसिकली होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को कहते हैं DPS, 1 DPS, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 1 बैक्वेरेल इज बेसिकली 1 DPS। इसके अलावा एक और यूनिट यूज होता है 1 क्यूरी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, 1 क्यूरी, CI। ये होता है बेटा 3.7 × 10⁻⁷ बैक्वेरेल, ठीक है। 1 क्यूरी किसके बराबर होता है बेटे, 3.7 × 10⁻⁷ बैक्वेरेल के। और होता है बेटा 1 रदरफोर्ड, RD, ठीक है। रदरफोर्ड का मतलब क्या हो गया, RD। 1 RD जो होता है वो 10�6 बैक्वेरेल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो यूनिट हैं वो जनरली यूज होते हैं, 1 बैक्वेरेल, 1 क्यूरी, 1 रदरफोर्ड। 1 बैक्वेरेल 1 DPS, ठीक है। 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻⁷ BQ, और 1 रदरफोर्ड 10�6 बैक्वेरेल, ठीक है। और 1 बैक्वेरेल 1 DPS, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो जनरली एक्टिविटी में यूज होते हैं। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, जब रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब डीके होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। इस रूल्स को, है ना, रदरफोर्ड और शोडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड एंड शोडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको रदरफोर्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, it was given by Rutherford and Shoddy. It was given by Rutherford and Shoddy, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, इसका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट, ठीक है। इस लॉ का जो स्टेटमेंट था वो कुछ इस तरीके से था, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive substance is directly proportional to the number of undecayed nucleus present in the sample, ठीक है। that is कि dN/dt, है ना, dN/dt माइनस dN/dt, अगेन माइनस का सेम कारण है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। माइनस dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। ये है आपका क्या,
लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, जो इसके रेट है, मतलब जिस तेजी से ये डिसइंटीग्रेट होगा, जिस तेजी से इसका डीके होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं जो अभी डिके नहीं हुआ है, जो अनडिकेड न्यूक्लियस है उसकी संख्या उसमें कितनी है। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में जो हमारा सैंपल है ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, फिर धीरे धीरे वो क्या होंगे, उनका ब्रेक होगा, उनका डिसइंटीग्रेशन होगा, तो उसकी संख्या क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। संख्या घटती चली जाएगी तो इसका मतलब रेट भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में वो उसका डिसइंटीग्रेशन, उनका डीके फास्ट होता है और धीरे धीरे वो स्लो होता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कांस्टेंट रेट से उसका ब्रेकिंग नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? कांस्टेंट रेट से ब्रेकिंग नहीं होता, बल्कि वो जो है डिक्रीजिंग रेट से होता है। किस प्रकार से डिक्रीज करता है उस चीज को भी हम आगे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई। अब देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि एट t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, n0 थे, और एट टाइम t, ठीक है, वो कितना हो गया बेटा, n हो गया। आगे बात समझ में, n हो गया। तो चलो देखते हैं कि क्या निकल करके आता है फाइनली। तो बेटे देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -dn बाई dt, इसको हटाऊंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दूंगा, तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो है लेमडा, तो ये क्या हो जाता है, लेमडा n हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये लेमडा क्या है, तो बेटे याद रखना ये लेमडा क्या कहलाता है, ये लेमडा कहलाता है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, आगे बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको अब मैं लिख सकता हूं dn इक्वल्स टू माइनस n को इधर लिया तो dn बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लेमडा dt हो जाएगा, है ना बेटे। dn बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगर मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन इधर हो गया dn बाई n और इधर हो गया इंटीग्रेशन माइनस लेमडा dt। तो देखो, स्टार्टिंग में आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे बेटा, n0। अभी आपके पास कितने बचे हैं, n। ठीक है, और टाइम स्टार्टिंग में 0 था, फाइनली क्या हो गया, सपोज t। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है, क्या हो जाएगा बेटा, ln n हो जाएगा, n0 टू n हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस लेमडा t हो जाएगा, 0 टू t हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल करके आता है ln n बाय n0 इक्वल्स टू माइनस लेमडा t, है ना, ऐसा निकल के आया। तो इसका जब आप एंटी लॉग लोगे तो n बाई n0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, e रेस टू माइनस लेमडा t, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n0 e रेस टू माइनस लेमडा t। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये n क्या है बेटा, n क्या है, n0 क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस वहां पर जो थे, और n क्या है, किसी टाइम t पर कितने न्यूक्लियस वहां पर बचे हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कैपिटल N क्या है, डिकेड न्यूक्लियस है या अनडिकेड न्यूक्लियस है। तो स्टार्टिंग से ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो मैंने क्या बोला कि इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो सैंपल हैं उसके पहले, मतलब स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, n0 थे। अब उसमें कितने बचे, n बचे। कौन से n बचे, जो डीके नहीं हुआ है, जिनका डीके नहीं हुआ है, मतलब ये अनडिकेड है। ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, यानी अभी तक उसमें इतने सैंपल बचे हुए हैं जिनका अभी आगे डीके होना है, अभी तक ये डीके नहीं हुए, अनडिकेड न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या था बेटा, ये स्टार्टिंग में इनिशियल अनडिकेड था, है ना, इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियस थे। ठीक है,
तो देखो आप क्या देख पा रहे हो कि n जो है मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो अनडिकेट रह रहा है ना, जितने न्यूक्लियस अभी अनडिकेट बचे हैं वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ठीक है, कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसमें ग्राफ बनाना चाहूं n और t के बीच में, जिसमें n क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कितने थे बेटे, n नॉट थे, है ना, स्टार्टिंग में क्या थे, n नॉट थे, और उसके बाद ये क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे और इनफाइनाइट पे जाकर के क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये रही, है ना, कि जो हमारा अनडिकेट न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। आगे बात समझ में आपको। तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब अगर हम ये देखना चाहें कि कितने डीके हो गए, कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है, इस चीज को अगर देखना चाहें तो आपने क्या देखा था बेटा, एट t इक्वल टू 0 इसमें कितने थे सैंपल, n नॉट थे। अब एट t इक्वल टू t, अब इसमें कितने बचे, n बचे। तो डीके कितने हुए, पहले n नॉट थे, अब n बचे हैं, तो कितने खत्म हो गए बेटा। तो डिकेड न्यूक्लियस अगर हम देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस इन टाइम t, है ना, इस टाइम में कितने न्यूक्लियस डीके हो गए। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर इनिशियली n नॉट था, अब n बचा है, तो बाकी जो है वो डीके हो गए, है ना। तो रख दो इसमें बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो n नॉट माइनस n की वैल्यू देखो क्या है बेटा, n की वैल्यू है n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t, n नॉट e रेज टू माइनस लेमडा t। ठीक है, यहां से आपको ये चीज दिख पा रहा है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस इक्वल्स टू क्या हो रहा है, देखो n नॉट कॉमन हो जाएगा बेटा, 1 माइनस ई रेज टू माइनस लेमडा टी, है ना, n नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस लेमडा टी। तो देखो बेटा किसी टाइम t पर अगर ये देखना है कि कितने न्यूक्लियस नहीं डीके हुए, मतलब कितने न्यूक्लियस लेफ्ट हैं, तो ये है फॉर्मूला। अगर हमें ये देखना है कि कितने न्यूक्लियस डीके हो गए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला। तो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस पूछा जा रहा है या नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियस पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस। ये नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियस है, मतलब अभी इनका डीके नहीं हुआ है, और ये वो है जिनका डीके हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों में क्वाइट डिफरेंस, ये दोनों चीजें क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, इसकी जो डिफरेंस है उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, और जो नंबर डीके हो गया, ठीक है, तो जो डीके हो गया वो धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैं ये देखना, इसका ग्राफ देखना चाहता हूं, ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, है ना, ये ग्राफ हुआ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट रहा या फिर जो अनडिकेड है। अब अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस, तो आपको पता है बेटा इनिशियली क्या था, कुछ भी डीके नहीं हुआ था, एट t इक्वल्स टू 0 कुछ भी डीके नहीं हुआ था, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो डीके होना शुरू होगा, और फाइनली क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरे ही न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डिकेड हो जाएंगे, और जब पूरा ही डीके हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो डीके होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो x का मतलब एक समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां से आपको दिख रहा है कि ये कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली होगा। तो एक्सपोनेंशियली और फाइनली एक मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा, कितना, n नॉट। ठीक है, तो जो अनडिकेड न्यूक्लियस है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, और जो डिकेड न्यूक्लियस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है ना, डिकेड के बारे में पूछा जा रहा है या अनडिकेड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें भी हो गई बेटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
कभी कभी आपसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। अब जैसे कि मैंने बोला कि कोई एक सैंपल लिया और उस सैंपल में मान लो हमने 100 न्यूक्लियस रखे हैं, है ना, उस एलिमेंट के, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के 100 न्यूक्लियस अगर रखे हुए हैं। अब आपसे कोई अगर पूछे कि इसमें से बताओ पहले कौन सा फूटेगा, ठीक है, इसमें से पहले कौन सा फूटेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियस पहले फूटेगा। कोई भी रैंडमली फूट सकता है, ठीक है, कोई भी किसी से भी शुरुआत हो सकती है और कोई भी ऐसा हो सकता है जो लास्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डेफिनिट वो नहीं है कि कौन पहले फूटेगा और बाद में कौन फूटेगा, मतलब किसका डिसइंटीग्रेशन पहले होगा, किसका डिसइंटीग्रेशन बाद में होगा, ये चीज फिक्स नहीं है, ये रैंडमली होता है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसको कोई बता नहीं सकता कि कौन पहले और कौन बाद में, लेकिन है ना, तो क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई न्यूक्लियस, है ना, एक न्यूक्लियस उसमें से 100 में से कोई एक न्यूक्लियस कितना जी सकता है, कितना देर तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अगर निकालना है अपने को, ठीक है, तो आपको पता है बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका, उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, यही होता है। उस चीज के होने की, उस घटना की पॉसिबिलिटी क्या है, इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इस तरीके से होता है ना। बात समझ में आ रही। कभी आपने क्लास 10th वगैरह में प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप देखो, आप किसकी निकालना चाहते हो बेटा, सर्वाइवल। अब सर्वाइव कौन किया है बताओ, ये सर्वाइव किया है कि ये सर्वाइव किया है, ये सर्वाइव किया हुआ है, ये नहीं डीके हुआ है, ये अनडिकेड है, तो ये सर्वाइव्ड है, ठीक है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने P बोला, तो इसकी संभावना कितनी है n, और टोटल पॉसिबिलिटी की क्या है n0, है ना, ठीक है। टोटल कितने वो होने वाले हैं n0। तो देखो n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा t अपॉन n0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अगर बात करो तो क्या होता है बेटा, e रेज़ टू माइनस लैम्डा t, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी उसके डिके होने की क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या है, तो फिर क्या करोगे बेटे, तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, तो इसमें इस बार किस चीज को आप पकड़ रहे हो कि किसका डीके हो गया है, तो डीके के इवेंट्स कितने हैं, इतने हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका प्रोबेबिलिटी पी डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n0 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी अपॉन टोटल इवेंट्स क्या है, n0 हो सकते हैं, तो n0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, ठीक है। 1 माइनस और ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी क्या है, पी सर्वाइवल है, तो 1 माइनस पी सर्वाइवल आपका क्या होगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी को हटा देंगे तो फिर डीके की ही प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। ओके, आगे बात समझ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मैंने सैंपल लिया और उसमें 100 न्यूक्लियस है, ठीक है। जिस समय मैंने उसको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, एट दैट टाइम उसमें क्या थे, 100 न्यूक्लियस थे। अगर मैं ये देखना चाहूं कि कितने समय बाद अब उस सैंपल में 50 ही न्यूक्लियस बच जाएंगे, ठीक है। 50 का क्या हो गया, डीके हो गया और 50 ही बच गए, मतलब 50%। 100 थे अब 50 ही बचे, ध्यान से समझना, ठीक है। 100 सैंपल थे, अभी उस सैंपल में 100 न्यूक्लियस थे। अब हमें ये देखना है कि कितना समय लगेगा जब उसके अंदर अब आधे ही न्यूक्लियस बचेंगे। आधे का क्या हो जाएगा,
डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और आधे ही न्यूक्लियस बचेंगे। तो ये जो समय होगा जिसमें कि उस सैंपल में जितने एक्टिव न्यूक्लियस थे उसके आधे न्यूक्लियस एक्टिव रह जाते हैं, है ना, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये जो है बेटा वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। हर एक सब्सटेंस का हाफ लाइफ क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, और कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो बेटे चूंकि आपने देखा है सिंस, है ना, n इक्वल्स टू क्या देखा आपने, n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी देखा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो टाइम, तो टाइम, उस टाइम को मैं स्पेसिफिक नाम दे देता हूं t हाफ। ठीक है, t हाफ, तो टाइम क्या ले लिया हमने, t हाफ, और उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियस अब कितने बच जाएंगे, 50%, यानी टोटल का आधा, तो n नॉट बाई 2। जब मैं इन सिचुएशंस को इसमें यूज करूंगा तो n के बदले में रखूंगा n नॉट बाई 2, n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा, और t के बदले रखूंगा t हाफ। ठीक है, तो देखो क्या होकर के आता है, ये कैंसिल हो गया बेटा, 1/2 ई रेज टू माइनस लेमडा t हाफ। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दो, 2 ई रेज टू लेमडा टी हाफ। ठीक है, और अगर आप एंटी लॉग ले लोगे तो ln2 इक्वल्स टू लेमडा टी हाफ। ओके, देयरफॉर टी हाफ इक्वल टू निकल करके आता है ln2 बाय लेमडा, ln2 बाय लेमडा। ठीक है, ln2 बाय लेमडा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ, हाफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ। अंडरस्टूड। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, हाफ लाइफ और जो डीके कांस्टेंट है इनमें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, नोट, हाफ लाइफ इज इज इनवर्सली proportional टू डीके कांस्टेंट, ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो टी हाफ इस पे डिपेंड करता है, ln2 की वैल्यू आपको पता है 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टी हाफ मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। टी हाफ क्या होता है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, हाफ लाइफ को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे बेटा, it is defined as the time period, it is defined as the time period, okay, it is defined as the time period in which half of the sample is decayed। ठीक है, हाफ ऑफ द सैंपल इज डिकेड, उसको कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ। अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात। तो हाफ लाइफ क्या होता है बेटे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बेटा, इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किसी पार्ट से आता है तो वो जो मैं अभी बताने वाला हूं, इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाउ, सी, इफ टाइम इज गिवन एज मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ, इस तरीके का अगर गिवन हो आपको, टाइम जो है वो अगर हाफ लाइफ के मल्टीपल्स में गिवन हो तो क्या होगा। तो मान लो लेट टाइम जो है t, दैट इज n टाइम्स t हाफ। ठीक है, वो क्या है, n टाइम्स t हाफ है, ऐसा हुआ तो, ठीक है, इस तरीके की चीजें हुई तो दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि n क्या है, t अपॉन
टी हाफ है। व्हाट इज n? t अपॉन t हाफ। ऐसे सिचुएशन में चूंकि आपको पता है कि n बराबर क्या होता है, n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा t होता है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा, और t मैं क्या बोल रहा हूं, कितना है, n इंटू टी हाफ है, ठीक है। ऐसा हो गया बेटा। आगे बढ़ो, n इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा इंटू n, और t हाफ की वैल्यू क्या पढ़ा था अभी अभी आपने, ln 2 बाय लेमडा, ठीक है। तो ये लेमडा और ये लेमडा क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। तो n बाय n नॉट बराबर बचेगा ई रेज टू माइनस, ठीक है, n ln 2, ऐसा हो जाएगा बेटे। आधी बात समझ में आपको। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं तो n, या फिर ऐसा रहने दो, n बाय n नॉट इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 बाय ई टू द पावर n ln 2, ठीक है, तो भी चल जाएगा। ओके, वेरी नाइस। नाउ n बाय n नॉट इक्वल टू, n बाय n नॉट इक्वल टू, आप देखोगे कि 1 अपॉन ई टू द पावर, मैं इसको ln 2 का पावर n लिखो, चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा। तो देखो बेटा, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज होती है, e का पावर ln 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है, और इसका पावर क्या है, n है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n बाय n नॉट 1 बाय 2 का पावर n, ठीक है। तो देखो n और n नॉट में क्या रिलेशन आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो t हाफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, हाफ लाइफ नहीं भी पता हो हमको, सिर्फ ये पता हो तो n क्या चीज है बेटा, n की कितने हाफ लाइफ, ठीक है, कितने हाफ लाइफ, 2 बार, 2 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद, 6 हाफ लाइफ के बाद, कितने हाफ लाइफ के बाद। तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये ला सकते हैं। आगे बात समझ में आपको इससे। तो n क्या है बेटा, आपको पता है, किसी टाइम t पर कितना हो जाएगा, और n नॉट क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे बोला जाता है, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि किसी मटेरियल का टी हाफ जो है, ठीक है, टी हाफ जो है वो 2 डेज है, ठीक है, टी हाफ क्या है, 2 डेज है, और इनिशियली उसका कितना है, मान लो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, 100 है, ठीक है, इनिशियली कितने हैं, 100 है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बताओ 8 डेज के बाद कितना होगा, t बराबर 8 डेज के बाद, एट t इक्वल्स टू 8 डेज, n बराबर क्या होगा। तो बस रख दो फॉर्मूले में, n बाय n नॉट 1 बाय 2, n के जगह पर क्या रखोगे बेटा, ये 2 है और ये 8 है, तो कितने हाफ लाइफ हुए इसमें, 4 हाफ लाइफ हुए, तो ये n के बदले क्या हो जाएगा, 4, तो n बाय n नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाय 16 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बेटे, 100 अपॉन 60। तो अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेगा अनडिकेड उसमें, है ना, अब जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस उसमें, अगेन आप ध्यान रखें बेटा, ये n क्या है, अनडिकेड न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अभी जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस बचेगा वो क्या है, 100/16 बचेगा, ठीक है, 100/16 बचेगा। अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ के अलावा एक और टर्म यूज होता है बेटा, उसको कहते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, ठीक है, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। चलो देखते हैं क्या है ये। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि किसी सैंपल में 100 न्यूक्लियस है, 100 न्यूक्लियस है, तो इसमें जो पहला वाला न्यूक्लियस है वो तो तुरंत ही फूट गया,
उसके बाद वाला थोड़े समय बाद, उसके बाद वाला थोड़े समय बाद, उसके बाद वाला थोड़े समय बाद। तो आप देख रहे हो कि पहला वाला जो न्यूक्लियस था, पहला वाला जो डिके किया उसकी लाइफ सबसे छोटी थी, उसके बाद जो डिके किया उसकी लाइफ उससे थोड़ी सी बड़ी थी, और जो उसके बाद न्यूक्लियस ब्रेक होगा उसकी लाइफ उससे थोड़ी बड़ी, उसके बाद वाली की और उससे थोड़ी बड़ी, और जो आखिरी वाला होगा उसकी लाइफ सबसे बड़ी होगी, है ना, उसकी लाइफ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो 100 के 100 न्यूक्लियस थे उसने अलग अलग लाइफ जिया, है ना बेटे, अलग अलग लाइफ उसने जिया। तो अगर मैं उन सब 100 के 100 न्यूक्लियस के लाइफ को क्या कर लूं, ऐड कर लूं और उसके नंबर से डिवाइड कर लूं, तो क्या निकलेगा, मुझे एवरेज लाइफ मिलेगा। तो व्हाट इज एवरेज लाइफ या मीन लाइफ? मीन और एवरेज ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस के लाइफ्स का, है ना, लाइफ का एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, तो वो कहलाएगा बेटा मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज और मीन ऑफ lives of all the nucleus in the radioactive sample it is defined as the average or mean of lives of all the nucleus in the radioactive sample। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, टी एवरेज। इसकी डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ा है और मतलब नहीं है उसका, कहीं पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखा गया है कि टी एवरेज, प्रैक्टिकली टी एवरेज जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है लैम्डा, यानी टी एवरेज जो है, एवरेज लाइफ, एवरेज और मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, डीके कांस्टेंट। क्या होता है, डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो टी एवरेज इज 1 बाय लैम्डा, अंडरस्टूड, टी एवरेज इज 1 अपॉन लैम्डा। अच्छे से समझ आ गया अपने को एवरेज लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या। अब इस चीज को, है ना, हमने जो देखा था कि n बराबर क्या होता है, n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि एवरेज लाइफ मतलब वो लाइफ हो गया जिसके बाद पूरे सैंपल डिके हो गए, सब मर गए, सब खत्म हो गए, सब डिके हो गए, सब डिस्ट्रॉय हो गए, सब डिसइंटीग्रेट हो गए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है। ये क्या है, जितने जितने सबने जिया उन सब के लाइफ का एवरेज है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये नहीं है कि वो, है ना, अंतिम वाले का, अगर मैं लास्ट जो न्यूक्लियस था, है ना, लास्ट जो आखिरी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा उसका एज सबसे बड़ा होगा, लेकिन आप यहां पर क्या किए हो, एवरेज किए हो, उससे तो ये कम ही रहेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं मान लो बोलता हूं कि मैं एक क्लास के सभी बच्चों का एवरेज मास निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि जो सबसे मोटा बच्चा होगा क्लास में उसका मास एवरेज मास हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उससे कम होगा, है ना, सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा और सबसे बड़े वाले से छोटा होगा। यही होता है ना एवरेज का मतलब। ठीक है, तो एवरेज लाइफ इज नॉट दी टाइम पीरियड जिसमें कि सब खत्म हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। तो अगर मैं टी एवरेज के बाद देखना चाहता हूं कि उसमें कुछ बचता है या नहीं बचता है, तो चलो, तो n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा और टी एवरेज रख दिया। ठीक है, टी एवरेज मीन लाइफ रख दिया, देखते हैं क्या होता है। तो n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा और टी एवरेज अभी अभी आपने निकाला है बेटा 1 बाय लैम्डा। लैम्डा कैंसिल हो जाएगा बेटा, n इक्वल्स टू क्या बचेगा, n0 बाय e, है ना बेटे, n0 बाय e। तो n इक्वल्स टू n0 बाय e, तो n अपॉन n0 इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, 1 बाय e। 1 बाय e होता है तुम्हारा आई थिंक 0.36, दैट इज n इक्वल्स टू 0.36 n0, यानी 36% ऑफ 36 या 37% आता है, 36% ऑफ n0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको एक और तरीके से
इसको डिफाइन कर सकता हूं कि n क्या है बेटा, अगेन n इज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस। तो जैसा कि मैंने बोला, एवरेज लाइफ वो लाइफ नहीं है जिसके बाद सारे न्यूक्लियस डिकेड हो जाते हैं, बल्कि ये वो टाइम है ना, जिसमें कि देखो 36% अभी भी बचा हुआ है। 36% जो न्यूक्लियस है अभी भी डीके नहीं हुआ है उनका, 36% अभी भी बचे हुए हैं। तो आप कह सकते हो बेटा, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, और करके इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड इन विच, ठीक है बेटा। अब देखो 36% बचे हुए हैं, तो डीके कितने हो गए, 63%, तो जिसमें 63% डीके हो गए। इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड इन विच 63% ऑफ टोटल सैंपल इज डिकेड, ठीक है, इज डिकेड। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें 36% इज रिमेनिंग, ये भी बोला जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, 63% लिख दिया, 36% लिख दिया, दोनों सही हो सकते हैं, है ना। 63% ऑफ सैंपल डिकेड बोल सकते हो, या फिर 36% ऑफ द सैंपल रिमेनिंग बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन टी एवरेज हुआ क्या, 1/λ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज लाइफ का हाफ है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो मीन लाइफ क्या होता है ये भी हमने समझा। अब देखो, हमने जब स्टार्ट किया था रेडियो एक्टिविटी, तो हमने क्या बोला बेटा, रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके न्यूक्लियस काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस क्या करते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद ऐसे रेडिएशंस को निकालते हैं। उन रेडिएशंस में से क्या क्या थे, अल्फा थे, बीटा थे और गामा थे, ठीक है बेटा। अल्फा थे, बीटा थे और गामा थे। इसमें आपने देखा कि अल्फा के कारण न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, बीटा के कारण भी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, गामा की वजह से न्यूक्लियस के Z और A यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं पड़ता है, बाकी अल्फा बीटा की वजह से फर्क पड़ता है। अब क्या ये संभव है कि ये तीनों रेडिएशन एक साथ निकले, क्या ये संभव है कि तीनों रेडिएशन एक साथ निकले? बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूजन के मारे इसको नहीं बना पाते हैं, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप एक क्लास में, जैसे कि आपकी क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को आप न्यूक्लियस समझ लो, ठीक है। हर एक बच्चा एक एटम है, हर एक बच्चे में एक न्यूक्लियस है, समझ गए, ठीक है। तो उस रेडियो एक्टिव अपने क्लास को, आपका जो क्लास है 12th B1, उसको हम अगर मान लें 12th B1 या 12th B2 है, ठीक है, हम उसको मान लें कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें आप 20 क्या है रेडियो एक्टिव एटम है, और आपके पास हर एक के पास एक न्यूक्लियस है। आ रही बात समझ में, हर एक के पास न्यूक्लियस है। तो और रेडिएशन क्या क्या कर सकते हो आप, क्या छोड़ सकते हो, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, तो वो क्या एक साथ अल्फा, बीटा, गामा तीनों छोड़ सकता है क्या, एक साथ साइमल्टेनियसली? क्या कोई एक बच्चा यानी कोई एक न्यूक्लियस अल्फा, बीटा और गामा तीनों एक साथ छोड़ सकता है क्या? ध्यान से सुनना। तो आंसर है नहीं, कभी भी एक साथ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन एक साथ नहीं हो सकते फ्रॉम दी सेम न्यूक्लियस। ये भी कह रहा हूं मैं, सेम न्यूक्लियस से एक साथ अल्फा, बीटा और गामा नहीं निकल सकते। अब मैं दूसरा चीज कहता हूं, क्या यह संभव है कि आपके क्लास में एक बच्चा उस समय अल्फा छोड़ रहा है, दूसरा बच्चा हो सकता है उस समय बीटा छोड़ रहा हो, और तीसरा बच्चा हो सकता है उस समय गामा छोड़ रहा हो? यह संभव है क्या? तो हाँ, ये संभव है। एक सैंपल में से अल्फा, बीटा और गामा एक साथ निकल सकते हैं, बट फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस से एक साथ अल्फा, बीटा और गामा नहीं निकल सकते। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अलग अलग सैंपल एक साथ अलग अलग प्रकार के अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ अलग अलग प्रकार के रेडिएशन छोड़ सकते, बट सेम न्यूक्लियस अलग अलग प्रकार के रेडिएशन नहीं छोड़ सकते। आगे बात समझ में? लेकिन अल्फा के एक ही न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस
अल्फा के साथ गामा रेडिएट कर सकता है, बीटा के साथ गामा रेडिएट हो सकता है, लेकिन अल्फा बीटा एक साथ नहीं होगा। क्लियर है? गामा एसोसिएट हो सकता है, गामा और अल्फा एक साथ निकल सकता है, बीटा और गामा एक साथ निकल सकता है, बट अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकता। पूरे कंक्लूजन को एक साथ, है ना, पूरे डिस्कशन को एक साथ मैं बोलूं कि फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस अल्फा एंड बीटा साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी एमिटेड फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस, है ना, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अल्फा एंड बीटा कैन नॉट बी एमिटेड, बट फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस अल्फा एंड गामा और बीटा एंड गामा कैन बी एमिटेड। ठीक है, सिमिलरली, है ना, दूसरा बात मैंने क्या बोला, हाँ, एक सैंपल में से अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ सेम रेडिएशंस, मतलब तीनों रेडिएशंस छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस डिस्कशन को आप याद रखना, मैं नोट करके लिख देता हूं। नोट, फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस अल्फा एंड बीटा रेडिएशन, अल्फा एंड बीटा emission from the same nucleus, alpha and beta emission cannot occur simultaneously, ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा, बट फ्रॉम द सेम न्यूक्लियस अल्फा एंड गामा और बीटा एंड गामा emission is possible simultaneously, ठीक है, और बीटा एंड गामा emission is possible simultaneously from the same nucleus, अल्फा एंड गामा एक साथ निकल सकता है, बीटा एंड गामा एक साथ निकल सकता है। अब तीसरा, अगर एक कंप्लीट सैंपल है, इन अ सैंपल डिफरेंट न्यूक्लियस कैन, ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियस कैन गिव all three radiations simultaneously, ठीक है, तब संभव है, कोई दिक्कत नहीं। एक उस समय अल्फा छोड़ रहा है तो दूसरा मान लो बीटा छोड़ रहा है, तीसरा मान लो गामा छोड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है, लेकिन एक ने तो एक टाइम पर अल्फा या बीटा ही दिया ना, तो दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये डिस्कशन को आपको याद रखना है। ओके बच्चे, तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई एक सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल में सैकड़ों मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई एक सैंपल लिया, उसमें सैकड़ों न्यूक्लियस है, उसमें से कोई एक न्यूक्लियस जो है ना, उसमें कोई एक न्यूक्लियस अल्फा रेडिएट कर रहा है, तो कोई दूसरा न्यूक्लियस जो है वो मान लो बीटा रेडिएट कर रहा है, ठीक है, अल्फा कोई कर रहा है, कोई बीटा रेडिएट कर रहा है, तो दोनों का जो एमिट होने का तरीका है, दोनों का जो डिके होने का तरीका है वो अलग अलग है। एक में अल्फा टाइप का डिके हो रहा है तो दूसरे में बीटा टाइप का डिके हो रहा है, ठीक है, एक में अल्फा टाइप का डिके हो रहा है, एक में दूसरे में बीटा टाइप का डिके हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है बेटा कि पैरेलल डिसइंटीग्रेशन चल रहा है ना, एक के साथ दूसरा, ठीक है, एक न्यूक्लियस में दूसरे टाइप का, दूसरे न्यूक्लियस में दूसरे टाइप का हो रहा है, लेकिन एक साथ क्या हो रहा है, दो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, या जितने भी नंबर हो सकते हैं उसमें डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दो तरीकों से डिसइंटीग्रेट, बेसिकली दो ही तो तरीका है, या तो अल्फा से डिसइंटीग्रेट होगा या तो बीटा से डिसइंटीग्रेट होगा, दो ही तरीका है। आगे बात समझ में, तो अगर हमको ओवरऑल देखना है कि डिसइंटीग्रेशन किस रेट से होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आगे बात समझ में आपको। देखो इसको मैं बोल सकता हूं पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, और ठीक है, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन और साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन और साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। आगे बात समझ में? तो भाई हर एक डिसइंटीग्रेशन के लिए, हर एक टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, आपका जो डीके कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, डीके कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा। तो एक का मान लो लेमडा 1 हो रहा है और दूसरा जो है वो लेमडा 2 से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, पैरेलली एक लेमडा 1 से और दूसरा लेमडा 2 से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। कहने का मतलब कोई एक पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट न्यूक्लियस है X, उसमें से एक जो है Y में कन्वर्ट हो रहा है और एक जो है वो Z में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो डीके होने का तरीका है वो अलग है, तो इसका डीके कांस्टेंट अलग होगा लेमडा 1 और इसका डीके कांस्टेंट क्या होगा, अलग होगा लेमडा 2। लेकिन ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, पैरेलली दोनों घटना एक साथ घट रही है। ठीक है, पैरेलली दोनों घटना घट रही है। आ रही बात समझ में? तो बेटे इसका जब मैं ओवरऑल जो डीके हो रहा है इसमें, ठीक है, तो उसका डीके कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, नेट डीके कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना है बेटा, लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ठीक है, यानी अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। आगे बात समझ में? क्या होगा बेटे, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ओके, ओवरऑल या लेमडा इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो इसको आप, है ना, लेमडा इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। क्या होगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, है ना। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन या साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो आप लेमडा इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड बच्चे? अब देखो हम लोग बात करेंगे ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कठिन जाएगा, है ना, टफ लगेगा आपको, बट आपको घबराना नहीं है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, बट उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारे काम का चीज होगा, तो आपको रिजल्ट पे फोकस करना है। बाकी चीजें समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग। ये तब होता है, या आप इसको बोल सकते हो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो केस है वो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का है। ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या मतलब हुआ ये, कि मान लो बेटा कि एक मटेरियल है ए, वो डिसइंटीग्रेट होता है बी में, और फिर बी जो है वो वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाता है सी में। मतलब ए रेडियो एक्टिव था, डिसइंटीग्रेट हुआ, बी बना, और बी जो बना वो अब भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो ये फिर से क्या होगा, डीके होगा इसका भी, और सी आया लेमडा 2, और मान लो ये जो है वो स्टेबल है, अब ये स्टेबल हो गया, तो अब इसका आगे का डीके नहीं होगा। ठीक है, ऐसा। तो ये सिचुएशन है। तो स्टार्टिंग से हम अगर बात करें एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल टू 0 पर मान लो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ए के टूटने से बी बनता है, बी के टूटने से सी बनता है, और सी फिर टूटता नहीं है क्योंकि सी स्टेबल हो गया। आगे बात समझ में? तो जब ए टूटेगा तब ना बी बनेगा। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में ये कितना है, मान लो n0 है, तो उस समय ये कितना होगा बता दो। उस समय ये है ही नहीं, 0 है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है, 0 है, यही नहीं बना है, तो ये कहां से बनेगा, है ना, ध्यान से समझना। अब t इक्वल्स टू टी पर देखूंगा, ठीक है, t इक्वल्स टू टी पर देखूंगा, तब तक क्या होगा बेटा, इसका कुछ ना, ये थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, ये इसके डिसइंटीग्रेशन से ये बन गया होगा, और इसके डिसइंटीग्रेशन से ये बन गया होगा। तो अब इसकी भी कुछ संख्या आ गई होगी, इसकी भी कुछ संख्या हो गई होगी, इसकी भी कुछ संख्या हो गई होगी। ठीक है, तो ये बदल चुका होगा बेटा। बदल के मान लो मैं बोलता हूं कि ये अब कितना हो चुका है, n1 हो चुका है,
और ये कितना हो चुका है N2 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है N3 हो चुका है ना। ऐसा सिचुएशन आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि पहले N0 था, T टाइम बाद N1 हो गया, तो ये N1 में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो सिंस N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, N0 e रेस टू माइनस लेमडा टी, कौन सा वाला, लेमडा 1, है ना। आपको तो पता है कि ये A कैसे वेरी करेगा, B कैसे वेरी करेगा, C तो वेरी नहीं करेगा, C थोड़ी वो हो रहा है, C स्टेबल है। तो N1 कितना हो जाएगा बेटा, N0 e रेस टू माइनस लेमडा 1 टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समझ आया ना। N इक्वल्स टू N0 e रेस टू माइनस लेमडा टी वाला हमने कर लिया। तो पहले N0 था, अब कितना बचा, तो इतना बचा। ओके ठीक है। इस दौरान क्या हुआ होगा, B कुछ, अच्छा B के साथ क्या हो रहा है, B के साथ एक विचित्र घटना हो रही है कि इसके साथ दोनों चीज हो रहा है ना। इसके टूटने से ये बन रहा है और खुद टूटने से ये बन रहा है, ठीक है बेटा। मतलब इधर से ये फॉर्म हो रहा है और इधर से ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, नहीं, इधर से ये बन रहा है, इसके टूटने से ये बनता है, और इसके टूटने से ये बनता है। सिंपल है, आगे बात समझ में। तो इसके टूटने से ये बनेगा, मतलब इसका जो रेट ऑफ डिके होगा ए का जो रेट ऑफ डिके होगा वो बी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, है ना, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। और बी का जो रेट ऑफ डिके है वो सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। तो मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ डिके ऑफ ए, रेट ऑफ डिके ऑफ मटेरियल ए जो है वो कितना है बेटा। तो आपने सीखा है रेट ऑफ डिके क्या होता है ना, dN बाय dt इक्वल्स टू क्या हुआ था बेटा, माइनस लेमडा n। तो लेमडा कितना है इसका, लेमडा 1, और n कितना है इस समय, n1। आगे बात समझ में। ये है रेट ऑफ डिके ऑफ ए। यहां पर माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये घट रहा है, ए क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये जितना घटेगा ये उतना बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इसके टूटने से ये बनता है। तो जो इसका रेट ऑफ डीके है वो इसका रेट ऑफ क्या है, फॉर्मेशन है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका यही लेमडा 1 n1, ये इतना हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो गया। लेकिन बी बन भी रहा है और टूट भी रहा है, क्योंकि वो भी क्या है, अनस्टेबल है। बी बन भी रहा है और टूट भी रहा है, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ डीके भी हो रहा है। तो रेट ऑफ डीके ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसको, है ना, रेट ऑफ डीके ऑफ बी क्या हो जाएगा। तो जैसा देखो लेमडा 1 n1 है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका क्या है, लेमडा 2 है डीके कांस्टेंट, तो लेमडा 2 n2। ये तो डीके हो रहा है ना, तो डीके हो रहा है तो माइनस होगा, ये घटेगा। यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, ये प्लस था, ये डीके हो रहा है तो माइनस है। तो इतने स्पीड से बन रहा है और इतने स्पीड से ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो उसके पास बचेगा क्या, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरफ से मेरे पास आ रहा है और एक तरफ से मेरे पास जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है तो मेरे पास बचेगा, समझ रहे हो। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होगा उसके पास, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी। सो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डीके। तो लेमडा 1 n1 माइनस लेमडा 2 n2। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या हो गया बेटा, मान लो इस समय इसके पास n2 है, तो ये dn2 बाई dt ही क्या हो गया, आपका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन हो गया। कितना आया बेटे, ये आया लेमडा 1 n1 माइनस लेमडा 2 n2, ठीक है। बड़ा सा डेरिवेशन है बेटा, आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती जा रही है हम अपने को वो अपन यहाँ लिखते चलेंगे एक साइड में, ठीक है। एक चीज हमारे पास आया है n1 इक्वल्स टू n0 e रेज टू माइनस लेमडा टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। फिर हमने देखा dn1 बाई dt, वो कितना था, माइनस लेमडा 1 n1 था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ। फिर हमारे पास क्या आया है dn2 बाई dt। अच्छा चलो इसको तो लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाता हूं बेटा।
इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को इसको थोड़ा सॉल्व करूं, अभी इक्वेशन नहीं पुट करता, इसको इधर ला देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dN2/dt प्लस λ2N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, λ1N1, ठीक है। इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में क्या करता हूं, दोनों साइड e⁻λ2t से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग both side of equation 3 by e⁻λ2t, ठीक है। तो क्या होगा देखो, dN2/dt e⁻λ2t प्लस λ2N2 e⁻λ2t इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, λ1N1 e⁻λ2t, है ना बेटे, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, तो चलो आगे बढ़ता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर आप गौर से देखोगे इसके लेफ्ट हैंड साइड को, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, d/dt N2 e⁻λ2t। पूछो कैसे, तो चूंकि N2 क्या है, N2 कांस्टेंट तो नहीं है बेटा, N2 क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ना, N2 क्या है, वेरिएबल है, तो N2 भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आ गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। देखो, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे बेटा, एक बार इसको कांस्टेंट करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे, एक बार इसको कांस्टेंट करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे। तो देखो, अगर इसको कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻λ2t dN2/dt हो जाएगा। फिर एक बार क्या करोगे, N2 को कांस्टेंट रखोगे, N2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और e⁻λ2 को डिफरेंशिएट करो तो e⁻λ2 का e⁻λ2 हो जाएगा, और λ2t का क्या हो जाएगा बेटा, λ2। तो देखो ये चीज आ जाएगा। तो बेसिकली ये d/dt है किसका, N2 e⁻λ2t का, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है आपके पास, λ1, और देखो N1 कितना आया है आपके पास इक्वेशन 1 से, है ना, N1 की वैल्यू रख दोगे यहाँ पर तो आ रहा है N0 e⁻−λ1t, है ना, ये क्या था, λ1, तो -λ1t, और साथ में क्या है, λ2t। ओके, ऐसा हो गया। अब dt को मैं इधर ले जाता हूँ बेटा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, λ1N0 e⁻, ये हो जाएगा λ2 - λ1 इंटू t, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर dN2 e⁻λ2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, λ1N0 e⁻λ2 - λ1t dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा, है ना, ये पूरा हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो N2 e⁻λ2t इक्वल्स टू λ1N0 e⁻, इसका सेम ही रह जाएगा बेटा, λ2 - λ1t, और इसका फिर डिफरेंशिएट करके नीचे में रखोगे तो λ2 - λ1, तो इसका इंटीग्रेशन इतना आ रहा है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है बेटा, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बेटे, अब जो ये c है हमारा, है ना, c यानी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसके निकालने के लिए क्या करते हैं, कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने के लिए t इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, t इक्वल टू 0 का सिचुएशन। तो एट t इक्वल टू 0 देखो क्या है, एट t इक्वल्स टू 0 N2 क्या है आपका, N2 क्या है, 0 है, N2 क्या है, 0 है, रख दो। तो यहां पर जब मैं 0 रखूंगा ये होल टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल टू λ1, ये λ1 है, सॉरी, ठीक है, λ1N0 e⁻, है ना, t क्या है बेटा, 0 है, t 0 रखोगे तो ये होल टर्म 0, e⁻0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो गया, अपॉन λ2 - λ1 प्लस c। तो देयरफॉर c इक्वल टू क्या हो गया, माइनस λ1N0 अपॉन λ2 - λ1, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम ये जो c है उसके प्लेस पर इनको रख सकते हैं, ठीक है।
आगे बात समझ में। देयरफॉर n2 e raised to lambda 2 t lambda 2 t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, lambda 1 n नॉट e टू द पावर lambda 2 माइनस lambda 1 t अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1 प्लस c के बदले क्या रख दूं मैं, इसको रख दूं तो ये हो जाएगा माइनस lambda 1 n नॉट अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1, है ना बेटे। ऐसा हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आता है देखो, n2 e raised to lambda 2t इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, lambda 1 n नॉट कॉमन हो गया, lambda 1 n नॉट lambda 2 माइनस lambda 1 कॉमन हो गया, यहां बच गया e raised to lambda 2 माइनस lambda 1 t माइनस 1, है ना, ऐसा आ गया। ये जो e रेस टू lambda 2 t है उसको इधर लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा n2 इक्वल्स टू lambda 1 n नॉट lambda 2 माइनस lambda 1 e रेस टू lambda 2 माइनस lambda 1 t अपॉन e रेस टू lambda 2 t माइनस 1 अपॉन e रेस टू lambda 2 t, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, lambda 1 n नॉट अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1 क्या हो जाएगा देखो, ये lambda 2 वाला कट जाएगा तो e माइनस lambda 1 t बचेगा माइनस e रेस टू माइनस lambda 2 t बचेगा। तो देखो कि किसी टाइम t पर, है ना, किसी टाइम t पर n2 कितना हो जाएगा, मतलब b कितना हो जाएगा वो आपको पता चल जा रहा है, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, कितना होगा आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी समय पर अगर आपको कि b के नंबर्स कितने हो जाएंगे वो अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन b, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ b कितने हो जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर है। lambda 1 n नॉट अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1 e रेस टू माइनस lambda 1 t माइनस e रेस टू माइनस lambda 2 t। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को मिला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या 4 तक हो गया था ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो इसको जब यहां तक की बात समझ गए आप। अब देखो क्या करना है, हमको क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमको क्या करना है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम पर अभी लिखना नहीं, देखो बेटा, तो यहां जो हमने देखा, जो सिचुएशन हमने लिया था, क्या लिया था, ए था, वो टूट करके बी बन रहा था और बी से एक परमानेंट मतलब स्टेबल न्यूक्लियस सी मिल रहा था। तो इसको स्टार्टिंग में हमने n नॉट लिया था, इसको 0 और इसको 0, फिर बाद में ये n1, ये n2 और ये n3 हो गया, ठीक है, ऐसा क्लियर है। ये कब की कहानी थी, t इक्वल्स टू 0 पर की, और ये t इक्वल्स टू t पर की कहानी है। तो देखो हमने क्या देखा कि n2 कितना फॉर्म हुआ बेटा, इतना फॉर्म हुआ। अब आप सोच सकते हो बेटा
कि n2 के जो नंबर हैं, n2 के जो नंबर हैं, नंबर माइनस में तो नहीं जा सकता। माइनस जा सकता है क्या? ये डिस्ट्रॉय होगा तो भाई ये जब टूटेगा तो बेसिकली घटते घटते क्या हो सकता है, जीरो जा सकता है। जीरो से नीचे जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा। सिमिलरली बी या तो नहीं है और या है तो डीके होगा, और डीके होगा तो घटेगा, घटेगा तो कहां तक घट सकता है? जीरो तक घट सकता है। जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? दैट मीन्स कि मैं एक चीज श्योर हूं कि ये जो है ना बेटा, ये नेगेटिव नहीं होगा, है ना बेटे? ये जो चीज है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए हरगिज भी। तो इसकी नेगेटिव नहीं होने के लिए देखो क्या कंडीशन मिलना चाहिए कि ये जो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 है ना, इसमें लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहां से भी देखोगे कि अगर लैम्डा 1 बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लैम्डा 2 को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन लैम्डा 1 होना चाहिए। या फिर आप यहां से कंपेयर करो तो इसको क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो पहली तो शर्त ये है कि आपको हर हाल में लैम्डा 2 को क्या होना चाहिए? लैम्डा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? अदरवाइज ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इस चीज की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये जो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, उसकी पहली शर्त ये है कि आपका जो लैम्डा 2 है, अब लैम्डा 2 है क्या ये समझो, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2। ठीक है बेटा, तो आपका जो ए है, ए क्या कहलाता है? पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है, और बी क्या है? डॉटर है। ए के टूटने से बी बनता है, ए के टूटने से बी बनता है। तो ए इज पेरेंट, बी इज डॉटर। ठीक है, ए इज पेरेंट, बी इज डॉटर। तो इस तरीके से चीजें हो रही। तो लैम्डा 1 इज द डीके कांस्टेंट ऑफ पेरेंट एंड लैम्डा 2 इज द डीके कांस्टेंट ऑफ डॉटर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि जो डॉटर का डीके कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? इसके डीके कांस्टेंट से बड़ा होना चाहिए। लैम्डा 2 शुड बी, है ना, लैम्डा 2 शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। ठीक है, तो पहली जो शर्त है, ओके बेटे, नोट फॉर radioactive equilibrium, for radioactive equilibrium the necessary condition is that lambda 2 should be greater than lambda 1। ठीक है, लैम्डा 2 जो है डॉटर का जो डीके कांस्टेंट है वो पेरेंट के इससे ज्यादा होना चाहिए। एक बात, अब आपको पता है कि लैम्डा और टी हाफ में क्या रिलेशन है? लैम्डा और टी हाफ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इसका लैम्डा कम है तो टी हाफ किसका ज्यादा होगा बेटा? टी हाफ 1 का ज्यादा होगा। किससे बेटा? टी हाफ ऑफ 2 से, है ना बेटे? आगे बात समझ में, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिवर्स। तो आप ये कह सकते हो या डॉटर का डीके कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए या फिर पेरेंट का टी हाफ ज्यादा होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी, मतलब दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है, ये जरूरी शर्त है। ऐसा होगा तभी आपको रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चे? आगे बात समझ में। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब हमको ये तो दिख गया बेटा कि लैम्डा टी हाफ जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लैम्डा टी हाफ ऑफ 1 जो है टी हाफ ऑफ 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट जो है वो हाफ लाइफ ऑफ डॉटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बेटे हाफ लाइफ इसकी ज्यादा होनी चाहिए इससे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब ये कितना ज्यादा हो, ये मतलब संभावना तो कुछ भी हो, ज्यादा मतलब क्या? बहुत ज्यादा भी तो हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, दोनों चीज हो सकता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? केस एज्यूम करते हैं। ठीक है, केस 1, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि टी हाफ ऑफ 1 इज मच 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 ग्रेटर देन 1, सॉरी, टी हाफ ऑफ 1 is much much greater than
टी हाफ ऑफ 2 ले लेता हूं, टी हाफ ऑफ 2 ऐसा ले लिया तो टी हाफ ऑफ 1 इज मच मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2 ऐसा लिया तो क्या होगा, ठीक है, टी हाफ ऑफ 1 इज मच मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2। ओके, तो देखो हमारे पास यहां आते हैं। अब यहां से आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि अगर टी हाफ 1 का बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो चूंकि टी हाफ और लेमडा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जिसका टी हाफ बहुत ज्यादा है उसका लेमडा बहुत कम होगा बेटा। दैट मीन्स कि लेमडा 1 इज मच 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 लेस देन लेमडा 2। इसका मतलब हो गया लेमडा 1 बहुत छोटा होगा इसका, ठीक है। जब मैं इस चीज को यहां पर रखूंगा बेटा, तो लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 में लेमडा 2 बहुत बड़ा है और लेमडा 1 बहुत छोटा है, तो आई कैन पुट हियर लेमडा 2 ओनली, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो वो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 5 हम क्या लिख सकते हैं, n2 इक्वल्स टू n नॉट लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, है ना बेटे, अपॉन लेमडा 2 और ई रेस टू माइनस लेमडा 1 टी माइनस ई रेस टू माइनस लेमडा 2 टी, है, ऐसा लिख लेंगे। आगे बात समझ में आपको। अब बच्चे आप सोचो, यहां पर जो टाइम है ना, यहां पर जो टाइम है उसको मैं क्या ले सकता हूं, अगर ये टाइम चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, अब ये कुछ तो टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मैं ऐसा लूं कि इफ t is much much greater than, या t is much much smaller than t half of 1, ऐसा लिया तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर जो हमने टाइम लिया है, जिस टाइम पर मैं देख रहा हूं, अगर वो टाइम जो t हाफ 1 का है उससे बहुत अगर छोटा है तो क्या होगा। तो चलो, t मच मच स्मॉलर देन t हाफ ऑफ 1, और आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम हाफ टाइम क्या होता है, लेमडा का रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय लेमडा 1 हो जाएगा। इन दैट कंडीशन लेमडा 1 t जो है वो मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब जब मैं ये कहता हूं कि ये बहुत छोटा है 1 से, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 भी ले सकता हूं। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 लूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 ले लूंगा लेमडा 1 t को, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n नॉट लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 और e रेस टू माइनस लेमडा 1 t के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस e रेस टू माइनस लेमडा 2 t, है ना, ऐसा हो जाएगा। ऑल्सो देखो, चूंकि लेमडा 1 t क्या हो रहा है, 1 से बहुत छोटा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0, तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकता हूं, n1 इक्वल्स टू n नॉट e रेस टू माइनस लेमडा 1 t के जगह पर क्या लिख सकता हूं, है ना, माइनस लेमडा 1 t के जगह क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं। तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n नॉट हो जाएगा, है ना। n नॉट के बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं। आगे बात समझ में बेटा, n1 लिख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो इक्वेशन है वो कैसे बदल जा रहा है, n2 n नॉट के बदले अब मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 और 1 माइनस ई रेस टू माइनस लेमडा 2 t, है ना, ऐसा होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं ये मानूं कि t जो है, इफ t इज मच मच ग्रेटर देन t हाफ ऑफ 2, सेकेंड वाले का हाफ लाइफ का से बहुत बड़ा है ये,
क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या ले रखा है बेटा कि टी हाफ ऑफ 1 इज बहुत बड़ा है टी हाफ ऑफ 2 से, ठीक है। तो टी हाफ तो बहुत बड़ा है, मतलब टी हाफ 1 का बहुत बड़ा है, मतलब 1 को आप बोल सकते हो, मान लो 1 का हाफ लाइफ क्या है 10,000 साल और इसका मान लो 2-4 दिन है, ठीक है। तो आपको लेना कितना है ना, लेना कितना है, आपने पहले में क्या लिया था, टी इज मच मच लेस देन, क्योंकि वो टी हाफ ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो उससे छोटा समय लिया हमने, और टी हाफ सेकेंड जो है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, ठीक है। तो उससे हमको क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो टी इज मच मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2, ठीक है। तो फिर क्या होगा देखो, तो टी इज मच 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 ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा बेटा 1/λ2। तो देखो λ2 टी मच मच ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं 6 बोल दूं, ठीक है 6 बोल देता हूं। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में इसको मैं क्या रख सकता हूं बेटा, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं इसको क्या रख सकता हूं, देखो तो λ2 t 1 से बहुत बड़ा, 1 से बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी ले लूं मैं, अप्रॉक्स में इन्फिनिटी, तो e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 1/e⁻⁻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 ⁻
अप्रोक्सीमेशन के साथ n2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है n1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, है ना, इधर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर देखो क्या निकल करके आ रहा है n2 लैम्डा 2 बराबर n1 लैम्डा 1, ठीक है, n2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1। अब ये n2 लैम्डा 2 है क्या, n2 लैम्डा 2 है क्या और n1 लैम्डा 1 क्या है। तो आपको आपने देखा था बेटा, है ना, dn1 बाई dt क्या था n1 लैम्डा 1, है ना, माइनस n1 लैम्डा 1, है ना। ये क्या था रेट ऑफ डीके ऑफ ए, और मैंने क्या बोला था बेटा, जो जिस रेट से ये डीके होगा उस रेट से ये फॉर्म होगा, तो फॉर्मेशन जब लूंगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो n1 लैम्डा 1 क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर, है ना बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन का रेट है। और n2 लैम्डा 2 क्या है बेटा, n2 इसका नंबर है लैम्डा 2, तो dn2 बाई dt क्या हो जाएगा सिमिलरली n2 लैम्डा 2 माइनस में, है ना बेटा। तो ये क्या है रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ, है ना, डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ डॉटर, ठीक है। तो रेट ऑफ डीके ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। तो देखो इस घटना में मतलब अभी के समय में क्या हो जा रहा है, आपका रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल हो जा रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है, व्हेन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डीके ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, है ना, इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। और इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम कहलाता है इसको कहते हैं हम लोग सेक्युलर इक्विलिब्रियम। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सेक्युलर इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड, ठीक है। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेक्युलर इक्विलिब्रियम, सेक्युलर और परमानेंट इक्विलिब्रियम, परमानेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सेक्युलर और परमानेंट इक्विलिब्रियम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और कंडीशन क्या था बेटा इसके लिए आपको, t half of 1 should be much greater than, है ना, केस 1 लिए थे, केस 1 में हमको क्या आया था t half मतलब हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट शुड बी मच ग्रेटर देन हाफ लाइफ ऑफ डॉटर, तब हमको ये निकल करके आया है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की, और वो आया हमारा पहला जो आपको रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम समझ में आया वो है सेक्युलर और परमानेंट इक्विलिब्रियम, परमानेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे, सेक्युलर और परमानेंट इक्विलिब्रियम। तो बेटा इफ रेट ऑफ, ठीक है बेटा, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ daughter nuclei is equal to the rate of decay
ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इट इज कॉल्ड सेक्युलर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन टी हाफ ऑफ, है ना, टी हाफ ऑफ पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन, है ना, टी हाफ ऑफ डॉटर। ठीक है, टी हाफ ऑफ पेरेंट शुड बी मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2। ओके, और दूसरा क्या बेटा? ये देखो n1 लैम्डा 1 शुड बी इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, तो क्वेश्चन जनरली इस पे पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन जनरली आपको बोलेगा कौन सा है सेक्युलर इक्विलिब्रियम का कंडीशन, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक प्रकार का इक्विलिब्रियम हुआ बेटा, सेक्युलर इक्विलिब्रियम। ओके, सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड, तो हमने क्या बोला भाई, टी हाफ जो है ना पेरेंट का वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ही हो, थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम केस 2 लेंगे। ठीक है, केस 2, केस 2, इफ टी हाफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2। ठीक है, पेरेंट का अगर थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ तो चूंकि आपके पास है n2 इक्वल्स टू, है ना, n2 इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, है ना, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा 2 टी, है ना, ऐसा। तो अब यहां पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर वैसा वाला सिचुएशन अब नहीं रहा, टी हाफ इसका बड़ा है, तो लैम्डा 1 का क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा लैम्डा 2 से। ठीक है, ये शर्त होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं ये ले लूं कि टी इज मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ 2। ठीक है, ऐसा ले लो, क्योंकि जो टी हाफ 1 का है वो तो क्या रहता है बेटा, ज्यादा ही रहता है ना। तो टी हाफ ऑफ 2 से अगर मैं ज्यादा लूं तो आपको पता है कि टी हाफ रेसिप्रोकल होता है, लैम्डा 2 हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा 2 टी क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, जब लैम्डा 2 टी मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि लैम्डा 2 टी की वैल्यू आपको क्या ले लेना है, इन्फिनिटी ले लेना है। तो जब आप इन्फिनिटी लोगे तो बेटा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर आपके पास क्या बचेगा, n2 बराबर n1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, ऐसा बच जाएगा, क्योंकि उधर का पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, अब अगर मैं सॉरी, ये n0 था ना, ये n0 था फॉर्मूले में, है ना, ये n0 था स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला था, दिस इज n0, है ना बेटा। अब आप देखो n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, है ना, n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी क्या है, n1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, n2 इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, n2 बाय n1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, n2 बाय n1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब आप बताओ कि n2 क्या था, किसी टाइम t पर डॉटर न्यूक्लियाई के नंबर थे, और n1 क्या था, किसी टाइम t पर पेरेंट के न्यूक्लियाई थे। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, किसी भी टाइम पर अगर डॉटर के न्यूक्लियाई का रेशियो पेरेंट के न्यूक्लियाई के रेशियो के साथ कांस्टेंट आ जाए,
ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये हुआ ना कांस्टेंट, इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको कहते हैं बेटा ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, transient equilibrium. This is called transient equilibrium. So what is transient equilibrium? If the ratio of daughter nuclei and parent nuclei in the sample at any time becomes constant, it is called transient equilibrium. इसकी कंडीशन क्या हुई बेटे, इसकी कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन हुआ देखो, ये है टी हाफ ऑफ पेरेंट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए टी हाफ ऑफ डॉटर। ठीक है, सेक्युलर इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब बहुत बड़ा होता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने इक्विलिब्रियम को भी फिनिश किया। तो ये जो रिजल्ट आए लास्ट के, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपका रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और न्यूक्लियस वाला पार्ट भी, न्यूक्लियस चैप्टर भी फिनिश होता है। मीन्स आपके सिलेबस का सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ओनली द लास्ट चैप्टर इज रिमेनिंग विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम tomorrow. Okay, understood? Bye bye.